हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ साइंस है, एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो सरफेसेस को डील करती है, सरफेस पे होने वाले चेंजेस को स्टडी करती है। कोई भी सॉलिड या लिक्विड लें आप, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई सॉलिड है या यहाँ मैंने कोई लिक्विड रख रखा है, तो ये जो अपर बाउंड्री है जो इस अंदर वाले मटेरियल को इंटैक्ट किए हुए है, एक्चुअली वो सरफेस है। इंटरफेस भी बोल सकता हूँ, इस फेस और इस फेस के बीच का ये बाउंड्री है। इस सरफेस पे होने वाले फिनोमिनाज को हम लोग इस ब्रांच सरफेस केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली दो तरह के फिनोमिनाज देखते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एडजॉर्प्शन, जो मैं यहाँ पे फोकस करूँगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर फर्स्ट पार्ट में। ये एडजॉर्प्शन क्या होता है? एक टर्म यू मस्ट बी अवेयर, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, यहाँ आपको मान लीजिए मेरे पास कोई एक स्पंज है और इस स्पंज के ऊपर मैं एक इंक की ड्रॉप या पानी की ड्रॉप डालता हूँ, तो ये पानी की ड्रॉप इसके अंदर ट्रैप्ड हो जाती है, अंदर चली जाती है, ये एब्जॉर्प्शन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये सपोज़ कोई दूसरा सॉलिड है, लेट मी कॉल आयरन का मेटल पीस है, मैं इसके ऊपर कोई वाटर या इंक की ड्रॉप रखता हूँ, वो इसके अंदर नहीं जाती, वो इसके सरफेस पे रिटेन करती है। ये फिनोमिना एडजॉर्प्शन है जो मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ। समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मैं एक इंक की ड्रॉप डालूँ और वो अंदर भी चली जाए और सरफेस पे भी रुके, मतलब एडजॉर्प्शन भी हो, एब्जॉर्प्शन भी हो। इस पर्टिकुलर फिनोमिना को एक नाम देते हैं हम सोर्प्शन। ये सब सरफेस पे होने वाले कुछ चेंजेस हैं। जैसे एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल अंदर चला जाता था, बल्क में घुस जाता था उसके। एडजॉर्प्शन में वो सरफेस पे रिटेन रहता था, जबकि सोर्प्शन में वो दोनों काम करता था, सरफेस पे भी रुकता था और अंदर भी चला जाता था। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इस चैप्टर में इस एडजॉर्प्शन को एक्सप्लेन करूँगा। सोर्प्शन या एब्जॉर्प्शन के बारे में हमें कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस जस्ट आप तीनों में डिफरेंस अपने दिमाग के अंदर रखें। तो सी हेयर, मैं कोई सॉलिड या लिक्विड ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक सॉलिड सेलेक्ट कर लिया। ये आपका कोई भी एक सॉलिड है जिसके सरफेस पे मैं एडजॉर्प्शन को ऑब्जर्व करूँगा। इस सॉलिड को, जिसका सरफेस आप यूज़ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। इस सॉलिड का सीन देखिए आप, ये उसके पार्टिकल्स हैं। मैं स्पेशली दो पार्टिकल्स को यहाँ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। एक पार्टिकल जो सरफेस पे पड़ा है और एक पार्टिकल जो इसके बल्क में पड़ा है। वैसे तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, मैंने दो हाईलाइट किए हैं। जो बल्क में पार्टिकल पड़ा है वो चारों तरफ से अपने ही जैसे पार्टिकल से सराउंडेड है। इन पार्टिकल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, तभी तो वो सॉलिड बने। सॉलिड्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये वाला जो पार्टिकल है आपका बल्क में, ये चारों तरफ से अपने ही जैसे पार्टिकल से बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड है। जबकि सरफेस पे जो पार्टिकल पड़ा है वो इस तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेस कर रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेस नहीं कर रहा। यानी कि ये जो सरफेस पे पड़ा पार्टिकल है, ये कुछ अंदर की तरफ खिंचाव फील कर रहा है। ये अंदर की तरफ कुछ खिंचाव फील कर रहा है, एक फोर्स फील कर रहा है, जो ये अंदर वाले पार्टिकल्स इस पे लगा रहे होंगे। अगर सपोज इस सॉलिड के सरफेस पे कोई गैस या लिक्विड पार्टिकल आ जाए, मैं गैस पार्टिकल्स ले लेता हूँ, तो ये उन इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करने के बाद उनको सरफेस पे रिटेन करता है। यही फिनोमिना एडजॉर्प्शन का फिनोमिना है। ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे आप देख पा रहे थे, गैस के या लिक्विड बोल रहा था, मैं गैस का जनरली केस लूँगा, और यहाँ पे सॉलिड या लिक्विड बोल रहा हूँ तो सॉलिड का जनरली केस लूँगा। तो ये जो पार्टिकल है आपका, ये पार्टिकल कहलाता है एडजॉर्बेट। ये सरफेस जिस पे ये काम हो रहा था उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट, और ये गैस पार्टिकल्स जो सरफेस पे आके रिटेन होंगे उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट्स जब
एडजॉर्बेंट पे आएंगे, जब एडजॉर्बेंट पे आएंगे तो दे विल रिजल्ट एडजॉर्प्शन, यहां पे एडजॉर्प्शन होगा। रिवर्सिबल साइन क्या शो कर रहा है, गैस के पार्टिकल्स यहाँ आएंगे और आने के बाद यहाँ से हटेंगे, फिर कोई नया आ जाएगा, फिर हटेगा, फिर कोई नया आ जाएगा, फिर हटेगा, मतलब एक इक्विलिब्रियम सा एग्जिस्ट करेगा जिसमें सरफेस पे और गैस पार्टिकल्स पे लगातार एक्सचेंज होता रहेगा गैस पार्टिकल्स का। ये सिंपल सा एडजॉर्प्शन का फिनोमेना है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन को अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूंगा तो मैं पाऊंगा कि ये प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस मुझे नज़र आता है, कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ के। एनसीईआरटी में हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, वो हमेशा एक्सोथर्मिक क्यों होता है। देखो, सरफेस केमिस्ट्री बहुत बड़ी स्टोरी हो सकती है, पूरी ब्रांच है रादर सरफेस केमिस्ट्री की। हम लोग उस पूरी ब्रांच को यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम इस सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ते हुए टोटली एनसीईआरटी के सिलेबस पे फोकस करते हुए ही अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते जाएंगे। जो चीज़ें हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस का पार्ट नहीं है सरफेस केमिस्ट्री में, हम उनको यहाँ डील नहीं करेंगे। एक्सक्लूसिवली हमारा जो डिस्कशन है वो सीबीएसई के एनसीईआरटी के सिलेबस के चारों तरफ घूमेगा। वाई एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रखा है। मैं आपको बता भी रहा था कि ये फिनोमिना हमेशा हीट को रिलीज़ करता है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन के पीछे छुपी हुई थर्मोडायनामिक्स आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, यहाँ पे ये एक सरफेस था जिस पे आप ये काम करना चाह रहे थे कि कुछ गैस के पार्टिकल्स आएं और सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो जाएं। जब शुरुआत का टाइम था, मतलब ये गैस पार्टिकल्स फ्री यहाँ पे घूम रहे थे, तो इनका मैक्सिमम रैंडमनेस था, आज़ादी इनमें बहुत ज़्यादा थी, डिसऑर्डर इनमें बहुत ज़्यादा था। और जब ये यहाँ सरफेस पे आके चिपक गए तो इनकी आज़ादी कम हो गई, इनके अंदर रैंडमनेस कम हो गया, इनके अंदर डिसऑर्डर कम हो गया। रैंडमनेस याद करो, 11th क्लास में थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा कि कोई भी सिस्टम जो होता है उस डायरेक्शन में जाना चाहता है जहाँ पे उसका रैंडमनेस बढ़ता हो, डेल्टा एस पॉजिटिव आता हो। क्या डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो वो काम कभी नहीं हो पाएगा? नहीं। रियली स्पॉन्टेनिटी के लिए दो फैक्टर्स बताए थे, एक एंथैल्पी चेंज और एक एंट्रोपी चेंज। तो ये डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज के फैक्टर पे मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों को वेरी सून, मे बी आफ्टर 5 और 6 लेक्चर्स, मैं आप लोगों को एक बार फिर दोबारा से वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि 6th चैप्टर जब हम कर रहे होंगे उस टाइम पे उस कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आज ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आज बस इतना याद रखें कि सिस्टम उस डायरेक्शन में जाना चाहता था जहाँ पे आज़ादी ज़्यादा हो, जहाँ पे रैंडमनेस ज़्यादा हो, जहाँ पे डिसऑर्डर ज़्यादा हो। ये एक फैक्टर था, प्लीज़ माइंड इट। एक और साइमल्टेनियस फैक्टर था, दोनों मिल के डिसाइड किया करते। मैं एक पे फोकस करके अपनी बात अभी शुरू कर रहा हूँ और ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरे फैक्टर को लेके आऊँगा। या यहाँ पे देखें, ये गैस के पार्टिकल मैक्सिमम रैंडमनेस से मिनिमम रैंडमनेस पे जा रहे हैं, मतलब ये स्पॉन्टेनिटी को फेवर नहीं करेगा। बता ही देता हूँ मैं, अभी वेट नहीं कर सकते मुझे लगता है। डेल्टा एच और डेल्टा एस ये दो फैक्टर्स हैं जो स्पॉन्टेनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। किसी भी सिस्टम में जो एक मोमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में मोमेंट होगा उसकी फिजिबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक दो तरह की रिएक्शंस होती थी, उसके अकॉर्डिंग डेल्टा एच नेगेटिव या पॉजिटिव होता था। नेगेटिव होता था एक्सोथर्मिक के लिए और पॉजिटिव होता था एंडोथर्मिक के लिए। सिमिलरली डेल्टा एस वो भी दो तरह का होता था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव स्पॉन्टेनिटी के लिए फेवरेबल था, नेगेटिव नहीं था। इधर नेगेटिव स्पॉन्टेनिटी के लिए फेवरेबल था, पॉजिटिव स्पॉन्टेनिटी के लिए फेवरेबल नहीं था। अगर किसी सिस्टम में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करते हुए ये पॉजिटिव होता हो और ये नेगेटिव होता हो तो सिस्टम उस रास्ते पे कभी नहीं चलेगा। अगर ये पॉजिटिव हो ये नेगेटिव हो तो सिस्टम उस रास्ते पे सदा चलेगा। अगर कोई एक फेवरिंग हो, ये और ये फेवरिंग हो या ये और ये फेवरिंग हो, तो फिर मैं कुछ क्लियर कह नहीं सकता, फिर मुझे और भी कई बातें
टी वगैरह पता करना होता था, जिससे मैं डेल्टा जी कैलकुलेट किया करता। डेल्टा जी ओवरऑल बोस था जो मुझे बताता स्पॉन्टेनियस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये एक इक्वेशन होती थी जिसमें मैं चेक किया करता, डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन हो पाएगी, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अब डेल्टा एच और डेल्टा एस के अलग अलग साइंस के अकॉर्डिंग हम चेक करें, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, ये हमेशा नेगेटिव आएगा। डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, डेल्टा एस नेगेटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, मतलब कभी नहीं हो पाएगा। ये दोनों पॉजिटिव हों या ये दोनों नेगेटिव हों तो टी डिसाइड करेगा डेल्टा जी नेगेटिव बनता है या पॉजिटिव। आई होप आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। फिर भी टाइम निकाल के 11th क्लास में एक बार फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, डेल्टा एस, डेल्टा एच और डेल्टा जी की स्टोरी को आप रिवाइज़ कीजिएगा। आने वाले टाइम में हमें और ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलें यहाँ पे आ जाइए। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम रैंडमनेस से गैस के पार्टिकल मिनिमम रैंडमनेस पे जा रहे हैं, मतलब उनका डेल्टा एस नेगेटिव हो रहा है, जो कि फेवरेबल नहीं है कि ये काम हो। अब अगर मैं एडजॉर्प्शन चाहता हूँ तो सेकंड फैक्टर मस्ट बी फेवरेबल। ये तो देखो फेवरेबल है नहीं क्योंकि रैंडमनेस घट रहा है। ये फेवरेबल अगर ना हुआ तो रैंडमनेस कैसे होगा, सॉरी एडजॉर्प्शन कैसे होगा। तो ये काम होना मस्ट है। ये काम क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव होना। डेल्टा एच नेगेटिव होना मतलब एक्सोथर्मिक होना। और यही बात तो वो बोल रहा था कि एडजॉर्प्शन क्यों हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि जब गैस के पार्टिकल सरफेस पे आके एडजॉर्ब होते हैं तो उनके रैंडमनेस में डिक्रीज होता है, उनका डेल्टा एस नेगेटिव होता है। मतलब उस पर्टिकुलर प्रोसेस को थर्मोडाइनमिकली फेवरेबल बनाने के लिए डेल्टा एच को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, तभी वो प्रोसेस हो पाएगा। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हो गया तो वो प्रोसेस कभी भी नहीं हो पाएगा। रिजल्टिंग मैं कह सकता हूँ कि एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। आई होप आप मेरी इस बात को समझ पाए होंगे। मैं यहाँ पे एक और परेशानी बता देता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए मैंने यहाँ पे निकल मेटल ले लिया और मैं हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब कराना चाहता हूँ सरफेस पे। अब मुझे लगता है कि ये तो काम वैसा ही है जी, रैंडमनेस का नेगेटिव बनेगा तो डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव। लेकिन इस पर्टिकुलर एडजॉर्प्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो क्या मतलब वो बात खत्म। डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव बता रहा हूं, तो फिर कैसे स्पॉन्टेनियस हो गया होगा ये? फिर तो स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकता था ये। एक्चुअली यहाँ पे बिफोर एडजॉर्प्शन ये H2 के जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं जहाँ दो दो एटम इकट्ठे हैं, वो सब डिसोसिएट होके HH एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये बॉन्ड्स बनते हैं मेटल और H के बीच में। मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन यहाँ पे आके एडजॉर्ब होती है, तो मतलब डेल्टा एस का वैल्यू एक्सेप्शनली यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। H2 एक मॉलिक्यूल था, टूट गया, दो एटम अलग अलग हो गए, उनमें डिसऑर्डर बढ़ गया, रैंडमनेस बढ़ गया, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए। सी हियर H2 था आपके पास, वो 2H में कन्वर्ट हो रहा है, 1 मोल 2 मोल में कन्वर्ट हो रहा है। 11th में जाके पढ़ लीजिएगा आप। तो मैं कह सकता हूं कि डेल्टा एस फॉर द सिस्टम इज पॉजिटिव। अब डेल्टा एस सिस्टम का पॉजिटिव है तो बेशक डेल्टा एच पॉजिटिव हो, रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस हो ही सकती है क्योंकि एक फैक्टर फेवरिंग है। ठीक है, टेम्परेचर कुछ अपना रोल प्ले करेंगे अपनी जगह पे, वो बात सही है। बट अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। रिजल्टिंग मैं ये बोलूँगा कि ये डेल्टा एस पॉजिटिव है, यानी कि इस तरह का जो एडजॉर्प्शन होगा, लाइक निकल मेटल पे हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन, वो डेफिनेटली एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हुए भी स्पॉन्टेनियस हो गया। तो वो क्यों स्पॉन्टेनियस हो गया? क्योंकि उस केस में डेल्टा एस बाई चांस पॉजिटिव हो गया था। बट ये एक या दो इस तरह के कुछ स्पेशल केसेस हैं। बल्क में अगर मैं केसेस उठा के लाऊं, गैसेस को सरफेस पे एडजॉर्ब कराऊं, तो मैं पाऊंगा कि एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब आप अपने दिमाग में सेटल करें कि वो क्यों हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव था तो फेवरेबिलिटी के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होना मस्ट था, तभी ये पर्टिकुलर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता था। देखो, कोई भी काम होना है ना, उस काम को होने के लिए दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक थर्मोडाइनमिक फैक्टर और एक काइनेटिक फैक्टर। थर्मोडाइनमिक फैक्टर कब फेवरिंग होगा?
जब डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और काइनेटिक फैक्टर कब फेवरिंग होगा? जब एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी। अगर किसी रिएक्शन को करने के लिए डेल्टा जी का वैल्यू बहुत नेगेटिव है बट एक्टिवेशन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिएक्शन हो पाए, क्योंकि जब तक रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा, पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं, जब तक रिएक्टेंट उस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तब तक प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है। तो फिर पड़ा रहो डेल्टा जी मोर नेगेटिव। मींस एक पर्टिकुलर रिएक्शन की फेवरेबिलिटी के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। थर्मोडाइनमिकल एस्पेक्ट है, वो होगा तभी रिएक्शन में अच्छा खासा प्रोडक्ट बनेगा। बट एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर भी क्रॉस होना चाहिए, मतलब काइनेटिकली भी वो पर्टिकुलर सिस्टम फेवरेबल होना चाहिए। आपको यहाँ पे काइनेटिक्स को लेके कोई जवाब नहीं देना था, आपको सिर्फ थर्मोडाइनमिकल फैक्टर पे ही इसके आंसर को प्रेडिक्ट करना है। चलें आगे बढ़ते हैं। हम लोग एडजॉर्प्शन समझ रहे थे कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। कोई एक सॉलिड का सरफेस होता है, उस सॉलिड के सरफेस पे गैस के पार्टिकल्स आते हैं और वो गैस के पार्टिकल्स सरफेस पे आके अपनी पोजीशन बनाते हैं, रिटेन्ड हो जाते हैं। यही फिनोमिना था एडजॉर्प्शन। एक होता है डी एडजॉर्प्शन, साथ साथ ये पार्टिकल्स यहां से बाहर भी जाते रहते हैं, या आप इसको गर्म कर दें तो ये बाहर उड़ सकते हैं। द फिनोमिना ऑफ रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन या डी एडजॉर्प्शन। एक और फिनोमिना हमारे सामने पॉपुलर है, ओकल्शन। कभी कभार हम ऑर्गेनिक पढ़ते हुए इसको फेस करते हैं वर्ड को। ओकल्शन क्या है? कुछ नहीं, यही है बस सॉलिड आपका स्पेसिफिकली कोई मेटल हो तो इसी फिनोमिना को नाम दे दिया गया है ओकल्शन। जैसे आप एक रिएक्शन रिकॉल करें, हम लोग पढ़ते थे लास्ट ईयर, CH2 + CH2 प्लेटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके इथेन बनाता है। यहाँ पे प्लेटिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब होती थी, ओकल्शन फिनोमिना बोल देते हैं इसको। एडजॉर्प्शन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इस नाम को भी याद रखें कि ओकल्शन क्या होता है। जब भी किसी मेटल के सरफेस पे कुछ गैस पार्टिकल्स आके एडजॉर्ब होंगे तो ये ओकल्शन कहलाएगा। तो सभी टर्म्स एक बार रिकॉल करें। एडजॉर्प्शन क्या था, सोप्शन क्या था, दोनों हो रहे थे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या था, बल्क के अंदर घुसे जा रहा था। डी एडजॉर्प्शन क्या है, रिमूवल हो रहा है यहाँ से। ओकल्शन क्या है, एडजॉर्प्शन इफ द सॉलिड इज मेटल। ये हमारे पास ओकल्शन आता था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। ये जो एडजॉर्प्शन है उसमें जो हमारा की पॉइंट है, वो की पॉइंट दो चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस करना होता है। एक ये है जिसको मैं बोल रहा हूँ एडजॉर्बेंट, और एक ये है जिसको मैं बोल रहा हूँ एडजॉर्बेट। देयर मे बी सर्टेन फोर्सेस बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट जिसकी वजह से ये इकट्ठे रहते हैं। तो उन्हीं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे एडजॉर्प्शन को मैं यहाँ दो कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। एक हमारे पास आता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक हमारे पास आता है केमिकल एडजॉर्प्शन। वैसे तो नाम से काफ़ी हद तक क्लासिफाई कर सकता हूँ। अगर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में बहुत ही वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, जस्ट मियरली फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, तो वो फिजिकल एडजॉर्प्शन हो जाता है। और अगर मेटल और एडजॉर्बेट के बीच में कुछ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लाइक केमिकल बॉन्ड सॉर्ट ऑफ सीन है, तो उस पर्टिकुलर एडजॉर्प्शन को केमिकल एडजॉर्प्शन कहा जाता है। अब जैसे फिजिकल एडजॉर्प्शन में मैं देखूंगा तो लंडन फोर्सेस हो सकते हैं पार्टिकल के बीच में, या समटाइम डाइपोल अट्रैक्शंस हो सकते हैं, वो वीक फोर्सेस की कैटेगरी है। केमिकल एडजॉर्प्शन में कुछ आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, या इवन समटाइम हाइड्रोजन बॉन्ड्स को भी इसी कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जबकि हालांकि वो बॉर्डर लाइन पे एग्जिस्ट करता है, बट चलो दोनों तरफ झूलता रहता है। हम लोग प्रेजेंटली उसको केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर पुट कर लेते हैं। मीन्स साफ है, ज़्यादा अच्छा होता है वैसे मैं वहीं पुट करता हूँ उसको, क्योंकि मॉलिक्यूलर फोर्स फिजिकल फोर्स की कैटेगरी ही है हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक कोवेलेंट ही यहाँ पे ज़्यादा सुटेबली एक्सप्लेन्ड है। तो चलिए मैं इसको उठा के इधर ही रख देता हूँ। हालांकि इस चीज़ पे मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत कहीं कहीं
डाउट्स और डिफरेंट डेटाज नज़र आ सकते हैं, बट फिर भी मैं सपोर्ट करूंगा उसी को, और यहाँ पे डाटा के साथ भी इस बात को एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। मींस साफ है, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट में अगर वीक वंडरवॉल टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, और स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स हैं तो वो केमिकल एड्जॉर्प्शन होता है। आपको पता है जब दो बॉडीज़ में वीक फोर्स बनेंगे तो थोड़ा सा लिटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगा, बट अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होता है। एक टर्म हम यहाँ पे पाएंगे, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्या है ये हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन? जब भी कोई 1 मोल गैस किसी सॉलिड के सरफेस पे आके एड्जॉर्ब होगी तो वो कुछ हीट को रिलीज़ करती है। प्लीज़ लिसन केयरफुली। 1 मोल कोई गैस जब किसी सरफेस पे आके एड्जॉर्ब होती है, लाइक किसी मेटल का सरफेस है, उस पर 2 ग्राम हाइड्रोजन जब एड्जॉर्ब होगी तो उस दौरान कुछ हीट रिलीज़ होगी। समटाइम रिक्वायर्ड भी हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हो रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ कि हीट रिलीज़ होगी, तो वो रिलीज्ड हीट ही है हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। अगर इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं तो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और अगर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर 20 to 40 किलो जूल हीट रिलीज़ हो रहा है तो ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, और अगर 200 to 400 किलो जूल पर मोल अगर हीट रिलीज़ हो रहा है तो ये केमिकल एड्जॉर्प्शन की कैटेगरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस की बात चल रही है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक सॉलिड है, सपोज करो टेबल है, ये टेबल है, ये टेबल है मेरे पास, एग्जैक्ट टेबल बना लेना, सोच लेना। अब उस टेबल के सरफेस पे बहुत सारी एयर है, ये एयर के पार्टिकल्स हैं, ऊपर नॉर्मल होते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इस प्लास्टिक की टेबल में और इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, या इस ग्लास की टेबल में और इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में क्या कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं, लगता तो नहीं है कि कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल हो। अगर केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है तो फिर वो केमिकल एड्जॉर्प्शन की कैटेगरी में आ जाएगा, वो केमिकल बॉन्ड बना लेगा। और सपोज करो कोई केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है उस टेम्परेचर पे, तो स्टिल इस गैस के पार्टिकल्स और इस सरफेस में एक पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। वो मैं ऑलरेडी बता गया हूं कि जो यहाँ के सरफेस के पार्टिकल है वो इनवर्ड स्ट्रेच की वजह से फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए इसको अपने ऊपर मेंटेन कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं। क्योंकि उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना तो वो केमिकल एड्जॉर्प्शन नहीं था, वो सिंपली एक फिजिकल एड्जॉर्प्शन था। कोई भी एक सरफेस किसी भी एक गैस के साथ हमेशा फिजिकली अट्रैक्टेड तो रहेगा ही रहेगा। मैं एक बर्तन में हीलियम के पार्टिकल्स और नियोन के पार्टिकल्स डाल दूं, मुझे पता है ना हीलियम बॉन्ड बनाता ना नियोन बॉन्ड बनाता, बट मैं ये नहीं कह सकता कि हीलियम और नियोन में किसी तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। आप 11th में पढ़ के आए हैं, वहाँ पे लंडन फोर्सेस तो एग्जिस्ट करते ही हैं, वीक वंडरवॉल फोर्सेस तो एग्जिस्ट करते ही हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप के फोर्सेस तो एग्जिस्ट करते ही हैं। मतलब दो मॉलिक्यूल्स कोई भी कैसे भी हों, उनके बीच में हो सकता है कोई शेयरिंग ना हो पाए, हो सकता है कोई ट्रांसफरेंस ना हो पाए, हो सकता है कोई आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड ना बन पाए, बट ये नहीं कहना कि उनमें किसी तरह का कोई फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। वीकेस्ट वंडरवॉल फोर्सेस तो एग्जिस्ट करते ही हैं। मतलब यहाँ गैस का पार्टिकल नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, CO2 हो, मीथेन हो, कोई भी हो, वो इसके साथ फिजिकली तो एड्जॉर्ब हो ही सकता है। मतलब फिजिकल एड्जॉर्प्शन एक नॉन स्पेसिफिक फिनोमिना है, किसी भी सरफेस पे कोई भी गैस आके एड्जॉर्ब हो सकती है, बट केमिकल एड्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं है। केमिकल एड्जॉर्प्शन में एक पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड बनाना है इन दो के बीच में, तो हो सकता है कोई एक गैस का मॉलिक्यूल इसके साथ बॉन्ड बना सकता हो, दूसरा ना बना सकता हो। तो फिर मैं ये नहीं कह सकता कि मेज के ऊपर कोई भी गैस डाल दो वो केमिकली एड्जॉर्ब हो जाएगी। हाँ, फिजिकली एड्जॉर्ब हो जाएगी, क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन एक नॉन स्पेसिफिक फिनोमिना है, बट केमिकल एड्जॉर्प्शन एक स्पेसिफिक फिनोमिना है। किसी एक सरफेस पे कोई एक स्पेसिफिक गैस ही आके एड्जॉर्प्शन शो कर सकती है। तो मेरा तीसरा पॉइंट यहाँ पे निकल के आया कि ये स्पेसिफिक होगा
और ये नॉन स्पेसिफिक एडजॉर्प्शन होगा, मतलब कोई भी गैस आके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगी। अब अगली बात को सुनिए, थोड़ा सा इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। मेरे पास ये एक सॉलिड है और यहाँ पे कोई गैस के पार्टिकल्स, मान लीजिए फिजिकल एडजॉर्प्शन होना है, तो ये पार्टिकल्स यहाँ आने शुरू हो जाएंगे और ऊपर से अब क्या ये कहूँगा कि इसका अट्रैक्शन और इसका नहीं है, अभी भी है, स्टिल अट्रैक्शन है। ये वाले गैस पार्टिकल आएंगे यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये वाले इससे ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए, ये थोड़े कम, ये थोड़े और कम, ये थोड़े और कम। फिजिकल एडजॉर्प्शन एक मल्टी लेयर फिनोमिना है। पहले उस मेज पे एक लेयर बनेगी, फिर उसके बाद दूसरी लेयर, फिर उसके बाद तीसरी लेयर। ऐसा भी हो सकता है अभी एक बन रही है साथ में दूसरी शुरू होगी, अभी पहली और दूसरी बन रही है साथ में तीसरी शुरू होगी, या एक पूरी बन जाए बाद में दूसरी बने फिर तीसरी बने। वो अलग अलग एग्जांपल्स पे अलग अलग सीन हो सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि फिजिकल एडजॉर्प्शन एक मल्टी लेयर फिनोमिना होता है। वहीं अगर हम केमिकल एडजॉर्प्शन को ऑब्जर्व करें तो देखो, केमिकल बॉन्ड बनाना है, यहाँ के एटम ने और आपकी उस गैस के एटम ने केमिकल बॉन्ड बनाना है। तो केमिकल बॉन्ड बनाना है तो ये केमिकल बॉन्ड बना लिया। अब सी हेयर, ये केमिकल बॉन्ड बना रहा है, अंदर वाले पार्टिकल्स नहीं दिखा रहा, ये अंदर वाले पार्टिकल्स के साथ ही ये केमिकल बॉन्ड बना के यहाँ सेटल होते जा रहे हैं। अभी गैस के पार्टिकल और लाइन में हैं, इंतज़ार में हैं, क्या वो यहाँ आएंगे? अरे भाई, अब केमिकल बॉन्ड कैसे बनाएगा? अब शेयरिंग अगर मान लो उसको करनी थी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसके ऑर्बिटल इससे इन्वॉल्व हो चुके हैं, यहाँ तक कैसे ऑर्बिटल्स पहुँचेंगे? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एक यूनी लेयर फॉर्मेशन होगा केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर। हाँ, ये हो सकता है ये हट जाए और उसकी जगह ये आ जाए, ये हट जाए और उसकी जगह कोई और आ जाए, बट सरफेस पे तो सिर्फ यूनी लेयर प्रोसेस ही आपको दिखाई देगा। मतलब मुझे यहाँ पता चल गया कि केमिकल एडजॉर्प्शन एक यूनी लेयर फिनोमिना बनेगा, एक यूनी लेयर एडजॉर्प्शन होगा, जबकि फिजिकल एक मल्टी लेयर एडजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आगे बढ़ते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे सामने आने वाला है, एंड दैट इंटरेस्टिंग पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट क्या होगा टेम्परेचर का? फिर एक बार 11th क्लास में जाना पड़ेगा हमें थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखने के लिए। तो मैंने शुरुआत ही क्या की कि भाई कोई एडजॉर्बेंट है और वो एक सरफेस पे जा रहा है, एडजॉर्बेंट पे जा रहा है और एडजॉर्प्शन को पैदा कर रहा है, और एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम आया हुआ है। मतलब एक टाइम पे कुछ ऐसा सीन बना कि गैस के पार्टिकल जो एडजॉर्ब हो गए, शुरू में तो सारा सरफेस खाली पड़ा था, धड़ाधड़ भागते आए, सरफेस पे एडजॉर्ब होते गए। अब क्या हो रहा है, एक उठता है एक नया आ जाता है, एक उठता है एक नया आ जाता है। मतलब जो गैस पार्टिकल ऑन द सरफेस हैं उनका नंबर कांस्टेंट हो गया है, ये इक्विलिब्रियम है। सही है। अब मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो क्या होगा? तो देखिए ध्यान से, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ली चैटलियर प्रिंसिपल, इसको याद करें, बहुत बार 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता था? वो कहता कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है और हम उस पर कोई चेंज इम्पोज करें तो रिएक्शन उस चेंज को अंडू करने का कोशिश करेगा। यानी कि मैं जो चीज़ बढ़ाऊंगा रिएक्शन उसको घटाएगी, मैं जो चीज़ घटाऊंगा रिएक्शन उसको बढ़ाएगी। अगर मैं यहाँ पे एडजॉर्बेंट का सरफेस बढ़ा दूंगा तो रिएक्शन इधर जानी शुरू हो जाएगी। अगर मैं यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दूँ, मतलब हीट बढ़ा दूं, तो रिएक्शन उधर जाएगी जहां हीट कंज्यूम हो रही है, और हीट किधर जा रही है? बैकवर्ड में। फॉरवर्ड में तो हीट निकल रही है। अगर मैं टेम्परेचर को घटा दूं, मतलब मैं इस हीट को घटा दूं, तो रिएक्शन उधर जाएगी जहां हीट निकल रही है, जहां पे हीट बन रही है। मैंने घटाई है तो वो बनाएगा, मैंने बनाई होगी बढ़ाई होगी तो वो घटाएगा। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मतलब हीट बढ़ाई तो रिएक्शन उधर गई जहाँ हीट घट रही है। तो घट तो इधर रही है, उधर तो निकल रही है, इधर कंज्यूम हो रही है,
मतलब रिएक्शन इस डायरेक्शन में आनी शुरू होगी, मतलब एडजॉर्प्शन घटना शुरू हो गया, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट अलग अलग होना शुरू हो गए, मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीज होने लगा अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया। एक ग्राफ पे ये बात समझता हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। सी हेयर, यहाँ पे मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एडजॉर्प्शन, x बाई एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, m मास ऑफ द एडजॉर्बेंट है, x मास ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड है। ग्राफ अगर मैं देखूं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ लगातार घटता जाएगा। जैसे जैसे मैं यहाँ टेम्परेचर बढ़ाऊंगा एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट डिक्रीज होता जाएगा। बट ध्यान रखना, ये सिर्फ फिज़िकल एडजॉर्प्शन में ही दिखेगा। अगर मैं केमिकल एडजॉर्प्शन के दौरान सेम ग्राफ को प्लॉट करूं तो मुझे कुछ अजीब ही दिखाई दे रहा है। मतलब एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट एक बार बढ़ता है, फिर बाद में अपने उसी रूटीन प्रोसेस पे आ जाता है। तो ये केमिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब कहाँ से लाऊं मैं? तो इसका जवाब आपके पास पीछे ही दे दिया गया था। जब आप एक सरफेस पे गैस पार्टिकल्स को लाके उनके बीच में केमिकल बॉन्ड डेवलप कराना चाहते हो, तो केमिकल बॉन्ड, केमिकल रिएक्शन के लिए आपको याद करो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, और टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है। तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, जब मैं टेम्परेचर को यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा तो जो गैस पार्टिकल्स जिनको एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत थी उनको वो एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एक बार बढ़ जाता है। बट एक बार जब सारे एक्टिवेटेड हो चुके हैं, अब नॉर्मल प्रोसेस वही चल पड़ेगा जो पहले चल रहा था कि एडजॉर्प्शन घटता चला जाएगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्योंकि पार्टिकल्स तो सब अब एक्टिवेट हो ही चुके हैं यहाँ तक आके। अब सिर्फ टेम्परेचर की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ तक जो वो बढ़ गया एक्सेप्शनली, वो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एक्टिवेशन एनर्जी पोजेस करने वाले थे उसके बढ़ने की वजह से ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ा है। ये टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है एडजॉर्प्शन पे। इस पर्टिकुलर ग्राफ्स को यहाँ पे एडजॉर्प्शन आइसोबार्स के नाम से जाना जाता है। एडजॉर्प्शन आइसोबार क्या मतलब है? प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर मैं विद टेम्परेचर एडजॉर्प्शन को प्लॉट करूं तो आने वाले ग्राफ्स कुछ इस तरह के हैं फिज़िकल एडजॉर्प्शन में और केमिकल एडजॉर्प्शन में। ये हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर था ऑन एडजॉर्प्शन। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी एडजॉर्प्शन का स्टोरी था। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कुछ फैक्टर्स, स्पेशली प्रेशर के फैक्टर को हम यहाँ स्टडी करेंगे कि किस तरह से वो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन को डिसाइड करता है, और कुछ और बहुत सारी बातें। गुड बाय।